नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसानों के हित की बात रखने वाले किसान यूनियन नेता आशु चौधरी, जो कि वर्तमान में प्रदेश प्रभारी हैं किसान यूनियन अराजनैतिक से। अधिकतर आपने देखा होगा कि किसान यूनियन बहुत सारे संगठन खुले हुए और बहुत सारे लोग जो किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन आशु चौधरी इस समय सुर्खियों पर है। कारण है कि किसानों की बात से हटकर वो आरटीई की बात कर रहे हैं। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन में घोटाला हो रहा है और जिसको लेकर हम आरटीआई दाखिल कर रहे हैं पूरे के पूरे प्रदेश के जिलों में और उससे जानकारी जुटा रहे। पहले तो स्वागत है आशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके मन में आया किसान के जो हित से भीतर अलग होकर जो मुद्दा उठा रहे हैं आप, शिक्षा का, ये कैसे आपके मन में आया कि नहीं ये जो मुद्दा है इसको उठाना चाहिए, ये वाजिब मुद्दा है? देखिए, ये मुद्दा भी किसान से हटके नहीं है, क्योंकि किसान हो या व्यापारी हो या मजदूर हो, हमारे प्रदेश में आज भी गरीब हैं और ये मुद्दा जो है उन्हीं की शिक्षा के लिए है। क्योंकि देखिए, हर माँ बाप इस देश में, इस प्रदेश में कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो संसाधन विहीन का मतलब कमजोर आय वर्ग के हैं, जो निजी विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते हैं। इन सबको देखते हुए भारत सरकार ने शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 25% सभी निजी विद्यालयों में कमजोर आय वर्ग के बच्चों के, इसमें किसी जाति का उन्होंने फैक्टर नहीं रखा कि कोई किसी भी जात का फैक्टर हो, जो कमजोर है उन बच्चों को फ्री शिक्षा देने की बात कही। और लगातार सरकार जो है इसके लिए बजट भी आवंटन करती। पिछले साल जैसे 181 करोड़ रुपए आवंटित हुआ, इस बार 268 करोड़ हुआ। और मौजूदा सरकार, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने इस पर बहुत अहम फैसले भी लिए हैं, कई फैसले। लेकिन धरातल पे कुछ चीजें जो सरकार के संज्ञान में लानी थी, इसलिए मैंने 75 जिले के जिलाधिकारियों को आरटीआई के माध्यम से 8 बिंदुओं पर हमने मांगा है। क्या है वो 8 बिंदु? 8 बिंदु ये हैं, क्योंकि जो निजी विद्यालय हैं ये इनको लिस्ट देनी होती है। इनकी लिस्ट बीएसए के माध्यम से शासन आती है। लिस्ट देनी होती, कैसी लिस्ट? जो 25% बच्चों के एडमिशन होते हैं उनके नाम की लिस्ट, क्योंकि उसका पैसा सरकार देती है। और 5,000 रुपए प्रति वर्ष बच्चों के स्टेशनरी और जूता चप्पल के लिए भी सरकार पैसा देती है, ड्रेस के लिए। इसका जो है एक लिस्ट आती है, उसी लिस्ट के हिसाब से डीएम के माध्यम से जिले लेवल से सभी विद्यालयों में पैसा डिवाइड होता है। तो हर विद्यालय से लिस्ट आती है। अब चक्कर क्या है कि उस लिस्ट में बड़ा घोटाला है। इसमें कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं। अच्छा। और शिक्षा संस्थान के कुछ लाइजनर हैं जो मिले हैं बड़े पैमाने पर। लिस्टों में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि टीचर 6,000 7,000 की सैलरी की लालच में जो है अपने बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए निजी विद्यालयों में शिक्षा मतलब टीचर का काम करते हैं, वो वर्कर अध्यापन काम करना, हाँ अध्यापन काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरी। लेकिन मौजूदा सरकार ने एक बात बहुत अच्छी की, जिसके लिए मैं फिर सराहना दूंगा। उन्होंने कहा कि जो भी वहां स्टाफ है स्कूलों में, जो भी शिक्षक है, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उनकी पूरी लिस्टिंग बीएसए ऑफिस में मौजूद हो और उनको मानदेय क्या दिया जा रहा है, एक निर्धारित मानदेय कि 12,000 13,000 से कम नहीं दे सकते आप। ठीक, तो जो वहां से लिस्ट आती है उसमें प्रधानाचार्य, उनके रिश्तेदार, सबके बच्चों के नाम होते हैं। जबकि ये पैसा जो सरकार दे रही है ये गरीब बच्चों के लिए दे रही है, जो कमजोर आय वर्ग के बच्चे हैं। तो मेरा मुद्दा ये है, सरकार से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है जो शिक्षा संस्थान में बैठे दलाल हैं, उनसे मेरी बात है कि आरटीई के तहत जिन बच्चों को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए उन्हें ना मिलकर दूसरे को मिल रही है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो अपने नाते रिश्तेदारों को, बच्चों को, वो सिर्फ नाम लिखकर वो कर लेते हैं और पैसा जो संस्थान है वो उठा ले रहे हैं, मिली भगत करके। यही आरोप है, यही आरोप है। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे घोटाला चल रहा है? क्योंकि 4 साल पहले मैंने जनपद बाराबंकी में बीएसए से उस समय थे बीपी सिंह साहब, तो मैंने पत्राचार के माध्यम से उनसे जानकारी मांगी थी। तो हमें बहुत सारी जानकारी मिली कि शिक्षा संस्थानों द्वारा जो लिस्ट भेजी जा रही है वो गोल लिस्ट होती है, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसको अच्छा किया कि जो है स्पष्टीकरण दे। हमारी सरकार से एक मांग है
कि जो शिक्षण संस्थान हैं स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगाएं, 25% फ्री शिक्षा देने वाले विद्यार्थियों के नाम, उनके गार्जियन के नाम, उनके दूरभाष नंबर अंकित कर दें, ताकि आम आदमी को जो है ये पता चले कि हाँ इतनी स्कूल ने अच्छा काम किया। और जो बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जो इस एक्ट को आरटीई के तहत एडमिशन लेते हैं, उनको सम्मानित किया जाए। जागरूकता है, इसके लिए सरकार ने जो है प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की है, उसके लिए भी पैसा देते हैं, लेकिन आज तक कहीं आपने पूरे प्रदेश में एक बोर्ड नहीं देखा होगा। नहीं, आपने जो कहा कि गेट के बाहर, विद्यालय संस्थानों में गेट के बाहर जो उन 25 बच्चों को लिस्टिंग की जाए, हाँ, तो जो मानक है इसका आरटीई का, वो तो सभी संस्थान फॉलो करते हैं। अब उसमें से उनका कोई करीबी आ जाता है तो उसमें से गलत तो नहीं हो सकता? नहीं फॉलो करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज भी जैसे 42,000 विद्यालय पूरे प्रदेश में सरकार के संज्ञान में है, जो लिस्टिंग में है, जो मान्यता प्राप्त पंजीकृत हैं, लेकिन आप अगर प्रति जनपद के हिसाब से देख लेंगे तो लगभग इतने स्कूल फर्जी चल रहे हैं। ठीक है, तो योगी जी ने भी संज्ञान लिया ठीक कि फर्जी स्कूल बंद किए जाएं, अच्छी बात है, बंद किए जाएं, लेकिन आरटीई के तहत ये लोग गरीब बच्चों को एडमिशन ना देने पड़े, क्योंकि अपने स्कूल के स्टेटस को बहुत हाई बताते हैं, और एक गरीब पटरी दुकानदार, झुग्गी झोपड़ी वाला, सब्जी बेचने वाला, ये सब के बच्चे अगर उनके स्कूल में पढ़ेंगे तो उनके स्कूल की तौहीन हो जाएगी। इसलिए वो सरकारी पोर्टल पर खुद को बंद बता रहे हैं, आज भी बंद बता रहे हैं वो, और वो अच्छा बंद बता रहे हैं, और बंद बता रहे हैं तो स्कूल चल कैसे रहा है? यानी कि शिक्षा संस्थान, शिक्षा विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं उनका जो हाथ है वो रखा हुआ है। बिल्कुल। अगर पोर्टल पे बंद दिखा रहा है और रूबरू यानी कि फिजिकली वो वर्क कर रहा है, और विभाग के द्वारा सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाकई में संदेश देता है कि घोटाला हो रहा है। अब आप सोचिए, बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले वो स्कूल जाता है, और मतलब महापुरुषों ने भी कहा है, शिक्षित समाज ही अच्छे देश का विकास करेगा, एक अच्छी राह। लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो शिक्षा पर डकैती डाल रहे हैं। इन लोगों को चिन्हित किया जाए, इस आरटीई पर सख्त कानून बनाए जाए कि कोई भी विद्यालय पारदर्शिता के साथ गरीबों का एडमिशन ले, अगर नहीं करता तो उसकी मान्यता रद्द की जाए। इस एक्ट में ये भी है। नहीं, ये आपने जो ये मुद्दा उठाया, ये बहुत अच्छा और बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है। अमूमन जितने किसान यूनियन होते हैं वो कहीं ना कहीं से राजनीति से संलिप्त होते हैं, और उसी के इर्द गिर्द वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा सवाल बन रहा है कि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस कदम की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक व्यवसायीकरण जो हो रहा है उसको खत्म करना कितना बड़ा मुश्किल है, यानी कितना चैलेंज होगा सरकार के लिए, या फिर कितना जरूरी भी है जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है उसको बंद करना समाज के लिए, आपके दृष्टिकोण? देखिए, जैसे अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ती से आदेश किया है कि फर्जी स्कूल बंद किए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि आरटीई के तहत एडमिशन जो हो उन पे मतलब गंभीरता से विचार किया जाए। लेकिन एक सरकार आदेश करती है, सरकार और योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए जो अधिकारी होते हैं, जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे, मैं नहीं कहता हूं कि सब बेईमान हैं, लेकिन कुछ आज भी बेईमान अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, तो उनके माध्यम से ही योजनाएं जाती हैं। अगर हमारे जनपद का बीएससी ईमानदार होगा तो किसी स्कूल में क्या आरटी के तहत एडमिशन नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरटी के तहत अगर एडमिशन नहीं लिया स्कूल ने तो क्या उसकी मान्यता रद्द की? एक स्कूल का नाम बताएं जिसकी मान्यता रद्द हुई हो। नहीं हुई रद्द। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट, और रही बात, देखिए हम लोग किसान परिवार से हैं, हम लोगों ने भी जो है देखा है गांव में कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। आप भी जान रहे हैं, खेती जो सिर्फ खेती पर आश्रित है वो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा नहीं सकता। और सरकारी स्कूलों का हाल आप जान ही रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। ये शिक्षा है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग दो ऐसे विभाग हैं जिनमें सेवा भाव होनी चाहिए, लेकिन आज उसको व्यवसायीकरण बना दिया गया है। आपने 2 से 3 बार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ाई की जी, तो वहीं पर अगर हम देखें शिक्षा के ही क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन लगातार लंबे समय से चल रहा है, वो है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जो कि क्लियर नहीं हो रहा है, और सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि इसमें से आरक्षण का घोटाला हुआ है। मतलब इसका सेटलमेंट हो जाए, न्याय हो जाए, तो शिक्षा में काफी और सुधार आ सकता है, यानी वहां पे लोगों को अध्यापक मिल सकता है और रोजगार भी मिल सकता है, साथ ही एक मैसेज भी जा सकता है समाज में। कैसे देखते? देखिए, ये आंदोलन तो काफी समय से चल रहा है, ठीक है, लेकिन
हमें लगता है कि जो मैसेज देने वाले लोग हैं वो गलत मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं और ये मामला न्यायालय भी गया है। लेकिन देखिए, देश संविधान से चलता है और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो क्राइटेरिया संविधान में तय किया है उसके हिसाब से सरकारों को न्यायपूर्ण कार्य करना चाहिए। भाई शिक्षा देखिए, शिक्षक भर्ती है ये 69,000, ठीक है, और उसमें जो आरक्षण का मुद्दा उठाया कि नहीं, आरक्षण को लेकर सवाल उठाया जा रहा है लगातार, ठीक ना, तो आरक्षण तो निर्धारित संविधान में है ना, तो उसके हिसाब से कार्रवाई कर दें, उसमें काहे की बात है। तो फिर संविधान को ना माने या तो फिर इसको ना माने। में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच चल रही है, लेकिन ये आरक्षण पे जो घोटाला किया किसने, आप बताइए जरा हमको। योगी जी ने किया है? नहीं किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसमें अधिकारी हैं, मैं पहले कह चुका हूं कि ये अधिकारी और माननीय योगी जी के जो आसपास के लोग हैं वो भी अधिकारी हैं, क्योंकि मैं ओपन बोलता हूं, मेरे ऊपर 22-23 मुकदमे लिखे गए सच बोलने के लिए, मुझे डर नहीं है, और चोर मौसैद भाई, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार, इसलिए मैं उनकी बड़ाई करता हूं। सिर्फ क्या मुख्यमंत्री जी के ईमानदार होने से पूरे जो प्रदेश में जो ये ऐसी जो सिचुएशंस बनी हुई है ये क्या सही हो जाएंगी, या फिर जो जिनको लग रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं कि इस वजह से ये जो दुर्व्यवस्थाएं हैं ये अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, तो उन्हें सुधार करने के लिए नियम कानून बनाने चाहिए, उनको सुधार करना चाहिए। सख्ती से, बिल्कुल सही। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। योगी जी ईमानदार हैं, लेकिन एक व्यक्ति मतलब जो ऐसी कुर्सी पर बैठा है वो चाहे तो प्रदेश के अंदर सभी ईमानदार तो नहीं हो सकते, लेकिन ईमानदारी से काम जरूर करेंगे, उसके लिए सख्ती चाहिए। लेकिन अब जो योगी जी को जो प्रदेश की जो जांच कमेटी है, जांच टीम है, जितनी भी एजेंसियां हैं इसके माध्यम से करती हैं, वो सब जाते तो चंद अधिकारियों के माध्यम से योगी जी के कान में बात है ना, वो आखिरी बात जो योगी जी के कान में जाती है वो अगर ईमानदार होगा तो प्रदेश में योजनाएं ईमानदारी से लोगों तक पहुंचेंगी। दूसरा सवाल है, किसान यूनियन अधिकतर आप देखेंगे, या जो मैं देखता हूं अधिकतर जो जितने भी किसान यूनियन है वो सत्ता की मलाई के करीब ही रहते हैं, किसानों के मुद्दों से हटकर। जी इस पर देखिए, किसान यूनियन आज तो उसका रूप बदल गया है, ठीक है, ये आप भी मानते हैं? हाँ, रूप बदल चुका है। किसान यूनियन का ये रूप नहीं कि आप जमीन के मामले में जाके वहां ज्ञापन लगाइए और वहां धरना दीजिए, किस लिए, चंद पैसों के लिए नहीं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा से जुड़ा हुआ ये संगठन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरनाम सिंह वर्मा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर राजेश सिंह चौहान। मैं आपको बता दूं, इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन 13 महीने का जो गाजियाबाद में हुआ, प्रदेश के किसानों को 5 रुपए का लाभ नहीं मिला, ठीक, एक ह्यूमर फैलाया गया, लेकिन उस ह्यूमर में चंद नेताओं ने विपक्षी पार्टियों से, अन्य प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों से चंदा लिया है, मोटा मोटा चंदा लिया है। किसान उनका ये काम नहीं है। अगर 13 महीने के आंदोलन में किसी एक किसान का 5 रुपए का लाभ हुआ तो बताओ 700 लोग मारे गए, क्या लाभ मिला? यानी कुल मिला के जो किसान यूनियन या फिर कोई भी यूनियन है वो चंदाजीवी होते जा रहे हैं। हाँ, चंदाजीवी हैं, सब आश्रित हैं कहीं ना कहीं से। नहीं, इनको मुद्दे नहीं पता है, इनके हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे हैं कि हमारे खेतों में पानी पहुंच जाए। डॉक्टर लोहिया जी ने एक बात कही थी कि हमारे खेतों तक पानी और हमारे गांव तक सड़कें पहुंच जाएंगी, किसान का विकास हो जाएगा। क्योंकि किसान उत्पाद पैदा करता है, रास्तों से लेकर जाता है, और किसान के खेतों तक पानी पहुंच जाए। लेकिन ना कोई किसान यूनियन, बहुत है, कुछ नेता हैं किसान यूनियन, ईमानदार नेता हैं जो मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंट में है। बाकी परसेंट में उनको मुद्दे नहीं पता है कि किस मुद्दे पे हम लड़ाई लड़ें, किस मुद्दे पे हम बात करें। और उन सब मुद्दाओं को जोड़ा जाए तो सबसे बड़ा अभाव है शिक्षा का। इसीलिए मैंने शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा, आपने कहा कि जमीनों की लड़ाई, अगर किसी किसान की जमीन पे कोई अवैध रूप से कब्जा कर रहा है तो किसान यूनियन अगर इसकी आवाज उठाता है, या सरकार ही गलत तरीके से उसको बता रही है कि ये सरकारी जमीन है, तो उस पर अगर किसान यूनियन आवाज उठाता है तो क्या ये किसान का मुद्दा नहीं है? मुद्दा है, उठाना चाहिए। मैं भी उठाता हूं, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं ना, कुछ किसान नेता आज भी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ है ना वो बहुत बड़े पैमाने पे लोग उसको ह्यूमर बना। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एंटी भूमाफिया सेल,
एंटी भूमाफिया सेल के तहत गरीबों की जो जमीन पर कब्जे उनको हटाए जाएंगे, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहा है? उसका फायदा अधिकारी उठा रहे हैं। आपकी नजर में कैसे पहचाना जाएगा कि ये कुछ जो किसान यूनियन है ये आंदोलन के चंदाजीवी हैं या फिर ये गलत तरीके से धन उगाही करते हैं, और कैसे पहचाना जाए आखिर उनको? देखिए, अब ये कोई वो तो इसका वो है नहीं, किसान यूनियन को बीच में लोगों के बीच में रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लूप पॉइंट होगा जो दिखता होगा कि नहीं, ऐसे पहचाना जा सकता है इनको। देखिए, पहचाना ऐसे जाता था कि कौन सा संगठन, जैसे जब कोई आंदोलन हुआ, ठीक, आंदोलन जैसे भी हमारी 25 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, राष्ट्रीय पंचायत थी, तो हमारे जो मुद्दे थे, जैसे गन्ना का भुगतान नहीं हुआ था, ठीक है, तो सरकार ने 131 करोड़ का भुगतान कर दिया, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए और जो उत्पाद हम खेतों में पैदा करते हैं उसके मूल्य बढ़ाए जाएं, खाद पानी जो बीज है इसके रेट कम किए जाएं। तो ये सब हमारे जुड़े हुए मुद्दे हैं, मतलब किसान से जुड़े हुए मुद्दे। जो संगठन इन मुद्दों पे बात करता है उसके लिए आंदोलन करता है तो समझ लीजिए वो किसान का है, और जो इससे हटकर काम करता है वो किसान के लिए नहीं, वो अपने लिए काम करता है। एक और सवाल, देश में किसानों की स्थिति बदहाल है, विपक्ष इस बात को लगातार मुद्दा बनाता चला आ रहा है, क्या आपको लगता है वाकई में किसानों की स्थिति बदहाल है? बदहाल, देखिए, किसान आज से नहीं बदहाल है, वो विपक्ष, देखिए, कभी वो विपक्ष में, कभी ये विपक्ष में, कभी वो विपक्ष में। देखिए, राजनीति हमें नहीं करनी, हम ये बता रहे हैं आपको, किसान की स्थिति बदहाल है, लेकिन मौजूदा सरकार में बहुत अच्छे बहुत चीजें ठीक हुई हैं, सुधार भी हुआ है। सुधार, भाई, संसाधन देने का काम किसने किया? हमारे देश में 70% किसान आज भी संसाधन विहीन थे, मौजूदा सरकार ने सब्सिडी पर संसाधन देने का काम किया है, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिससे किसानों को जोड़ा जाए। सम्मान निधि की बात करते तो लोग बोलते कि 6,000 रुपए किसानों को, अरे गांव में जाकर उस आदमी से पूछो जिसके लिए 2,000 की नोट बहुत मायने रखती है, उसके लिए 6,000 बहुत बड़ी चीज है। गांव से मैं भी जुड़ा हूँ आशु जी, तो इसमें से अगर मैं देखता हूँ तो वहां पे जो किसान सम्मान निधि वाली बात है, किसी के पास 1 बीघा खेती है, उनको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में मिलते हैं, 2 बीघा खेत वालों को भी मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। हाँ। लेकिन वो लोग किसानी नहीं करते, खेती नहीं करते हैं, सिर्फ सम्मान निधि ले लेते हैं, खेती को बटाई पे दे देते हैं, यानी जो जिनके पास खेती नहीं है वो उस पे खेती करते हैं और उनको जो सालाना कहते हैं ना कि ठेके पर दे दिया, तो वैसे ही उनको कुछ राशि भी दे देते हैं और खेती वो करते हैं, वो सरकार से सम्मान निधि भी लेते हैं। क्या ये गलत है कि नहीं है? गलत है। देखिए, ये जिम्मेदारी होती पटवारी की। मैं आपको बता दूं, ये लेखपाल की जिम्मेदारी है, क्योंकि लेखपाल एक ग्राम पंचायत का लेखपाल होता, उसे सब जानकारी होती कि कौन खेती कर रहा है, किसके पास कितनी खेती है, कौन क्या है। लेकिन सबसे बड़ा आज की डेट में जितने भी मुकदमे, आज आप चले जाइए चकबंदी में, राजस्व में जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उसमें 90% मुकदमे पटवारी की गलती से होते हैं। पटवारी अपने आर्थिक लाभ के लिए किसानों को फंसा के मुकदमे कराता है। और आपको बता दें, किसान आज सबसे ज्यादा परेशान है पटवारियों की वजह से। आज वो जो कमाता है खेतों में, वो आके कचहरी में और तहसीलों में खर्चा कर देता है। तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? जान रहे हैं मामले को, जान रहे हैं, मैंने हमारे संगठन ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से जब वार्ता हुई तो उसमें बात रखी थी, ये देखिए, जमीन का कोई भी विवाद आए उसको अतिशीघ्र 3 महीने के अंदर निस्तारित हो जाए, उसको दौड़ना ना पड़े। लेकिन जमीन के मामले पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जबकि जज को भी पता है, वहां के मजिस्ट्रेट को भी पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन वो सबूतों के अभाव में डेट दे रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है। आपने यहाँ पे एक बात की, लेखपाल की गलती से किसान हट जाना पड़ता है, उसको समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ है, हाँ, तो ऐसे में लेखपालों के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके लिए आपने सरकार से कुछ मांग की, ये बात की? देखिए, हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है कि हर वो, चाहे पॉलिटिकल राजनीतिक हो या सरकारी हो, हर जगह यूनियन बनी है। अगर 2 लेखपाल पे कार्रवाई कर दो तो लेखपाल संघ भी धरने बैठ जाएगा, काम ठप कर देगा। बात वही आ गई कि जितने भी संगठन है सब समस्या। लेकिन इस पर सरकार जो है सख्ती से आदेश करे कि भाई देखिए, गांव के पटवारी की जब भर्ती होती है, पटवारी की भर्ती होती है, पूर्व सरकारों में हुआ है, मैंने खुद फॉर्म भरा था, ठीक है, और मेरा नाम भी लिस्ट में था, लेकिन उसके बाद जो है लिस्ट गायब हो गई, फर्जी लोग आ गए। तो जब तक हमारे देश में कुर्सी पर बैठने वाले का चयन ईमानदारी से नहीं होगा, कहीं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है, चाहे जितने नियम कानून लगा दिए जाएं। 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा 3 राज्यों में सरकार बना रही है,
जी। बनाने जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं कि देखिए किसान भाई, हित में? ये आपका सवाल राजनीतिक है, नहीं, लेकिन मैं किसान हित की बात कर रहा हूँ जो दूध। मैंने आपसे पहले कहा कि आप 7 साल के इतिहास को उठा लीजिएगा और इससे पहले के इतिहास को उठा लीजिएगा, किसानों के लिए किन सरकारों ने क्या क्या किया है, तो सबसे अच्छा 7 साल का होगा किसानों के लिए। हाँ, कहीं पर सरकार अभी फेल है, लगातार सरकार से बात चल रही है, तो ऐसे जब उत्तर प्रदेश में, मैं तो चाहता हूं कि देखिए जब हमारा शासक ईमानदार होगा तो उसकी योजनाएं ईमानदारी से लोगों तक पहुंचने के लिए सरकारी तंत्र के माध्यम से जाएंगी। ठीक है, सरकारी जो तंत्र है वो चाहे यूपी का हो या एमपी का हो, जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां का हो, ठीक है। तो लेकिन आज पूरे देश में यूपी से एक मैसेज जा रहा है, इसीलिए बीजेपी हर जगह जीत रही, ये योगी जी की देन है। यानी अगर हम एक और यहाँ पे छोटा सा प्रश्न करें आपसे, तो पूर्ववर्ती सरकार मायावती की रही हो, अखिलेश यादव की रही हो, उन सबसे क्या अच्छी सरकार है वर्तमान में योगी जी की? देखिए, माननीय मायावती जी का आपने नाम लिया, तो मैंने पहले कहा, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। शासन के मामले में मायावती जी का बहुत कोई तोड़ नहीं है, अच्छे शासक हैं वो, और अखिलेश जी ने भी शासन किया है। लेकिन कुछ चीजें जैसे उस समय जमीनों पे कब्जे लगातार, ये चूंकि हम लोग के तहसीलों के माध्यम से जब हम लोग देखते हैं तो सब निकल के आता है, तो कुछ चीजें हुई, लेकिन क्या इसमें भी हो रहा है? ऐसा नहीं है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत कम परसेंटेज पे हो रहा है, यानी गिरावट है चीजों में गिरावट है। लेकिन जिन चीजों पर अमल करना चाहिए उन चीजों पे सही मामले में अमल नहीं हो पा रहा है। अब वो क्या रीजन है कि बाबा जी तक बात नहीं पहुंच पा रही है या बाबा जी वहां तक देख नहीं पा रहे हैं, ये भगवान जाने, लेकिन सुधार करने के लिए योगी जी तत्पर हैं। और मैं इतना मानता हूं कि अगर हमने अभी इस मुद्दे को उठाया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पहला पत्र मैंने मुख्यमंत्री जी को दिया था, संज्ञान लिया गया। हर एक मुद्दे पर योगी जी संज्ञान लेते हैं, उनकी समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मुद्दा क्या है और समझाने वाला क्या है। आप भी जानते हैं हर मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, हर एप्लीकेशन तो नहीं दे सकते भाई। 23-24 करोड़ की जनता अगर वो एप्लीकेशन पढ़ने बैठ जाएंगे तो 5 साल तो खाली एप्लीकेशन पढ़ते रह जाएंगे। उसके लिए कमेटी बनी है, यूनिट बनी है, तमाम एजेंसियां हैं, लेकिन एजेंसी भी तो अधिकारी चला रहे हैं। प्रदेश के किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं प्रदेश के किसानों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, किसान हो कोई भी हो, हमारा ये जो मुद्दा है शिक्षा का, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तमाम तरह के, अभी देखिए जैसे ऑर्गेनिक खेती, तमाम तरह की खेती हमारे कई जनपद में हो रहा है, जिससे किसान लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो कहां से? वो शिक्षित किसान। जब तक हम अपने समाज को शिक्षित नहीं कर पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। जिस मोबाइल से आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हमको मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम डिजिटल इंडिया कैसे बनाएंगे इसको? तो इसलिए शिक्षा, और सबसे बड़ी बात है, भाई हम लोग कभी किसी किसान से ये नहीं कहे कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, हाँ, लेकिन मैं एक मैसेज जरूर दूंगा कि आने वाला 24 का चुनाव है और ये चुनाव आपके देश के प्रधान की कुर्सी को तय करेगा। तो वोट अपना वहीं पर डालना, नेता जात से मत चुनना, नेता ईमानदार चुनना, क्योंकि वो अगर आपका सांसद ईमानदार होगा तो आपके लोकसभा की जितनी भी समस्याएं वो आपके संसद भवन में रखेगा। कि इशारों में आपने कह दिया जो इंडिया जातीय जनगणना की बात कर रही है वो गलत है। गलत है, जातीय जनगणना होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए तो आर्थिक जनगणना होनी चाहिए। इस देश में गरीब कितने हैं इनकी संख्या सरकारों को पता होनी चाहिए। इस प्रदेश में गरीब कितने हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। मैं आपको बता दूं, तो राहुल गांधी का जो एक प्रश्न है कि जो ओबीसी है, हाँ, उसको सरकारी सेवाओं में परसेंटेज नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है, तो क्या वो प्रश्न राहुल गांधी का गलत है? कितने दिन सरकार रही राहुल गांधी की? कितने दिन सरकार रही? क्या कर लिया उन्होंने? मैं इतना मानता हूं, अगर आरक्षण भी हो तो इकोनॉमी के आधार पे हो, और अगर जनगणना करनी है तो गरीबों की करिए। ये जातिगत जनगणना से क्या लाभ मिलेगा कि उनका इतना परसेंटेज, तो जिनकी जितनी हिस्सेदारी फिर वो नाराज जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे जब तक गरीब को का स्तर ऊपर नहीं होगा, हमारे देश का विकास नहीं होगा, हमारे गांव का विकास नहीं होगा। और ये देश गांव से बना है। ज्यादातर वैसे अगर देखा जाए, आंकड़ों को एनालाइज किया जाए तो ज्यादातर गरीब ओबीसी SC ST ही हैं। देखिए ऐसा नहीं, देखिए गरीब
गरीब की कोई जात नहीं होती भाई। नहीं, संख्या के बल आधार हाँ, पर। संख्या के बल में। हाँ, वही मैं संख्या कह रहा के हूँ। बल में। ज्यादा लेकिन संख्या इन्हीं की ज्यादा है, ओबीसी एससी एसटी की, जो गरीब है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, अगर कोई राजपूत समाज से है और वो गरीब है तो क्या उसका अपराध है राजपूत होना? या कोई ब्राह्मण समाज से है और वो गरीब है तो क्या उसका अपराध है ब्राह्मण समाज में होना? नहीं, लेकिन वहीं पर अगर 10 लोग ओबीसी एससी एसटी के गरीब खड़े हैं एक तरफ, और सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण को ही बेनिफिट दे दिया जाए, उनको इग्नोर किया जाए, तो फिर ये भी तो गलत होगा ना, कहीं ना तो कहीं। मैंने कहा ना, इकोनॉमी के आधार पे, गरीबी के आधार पे, आर्थिक कमजोरी के आधार पे आरक्षण दिया जाए ना। क्यों इसमें जात की बात क्यों आती है? जो गरीब है उसको फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसको स्कूल में, जैसे अब चले जाएंगे तो कई मैंने देखा है राजपूत समाज के लोग हैं जो भूमिहीन हैं बेचारे, ठीक है, कई ब्राह्मण समाज के लोग भूमिहीन हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है, गरीबी कोई जात से नहीं होती भैया ना। तो आप गरीब को देखिए, आप उसकी जात को मत देखिए। तब सभी गरीबों को बेनिफिट मिलना चाहिए, गरीबों को सरकार मिलना की मंशा चाहिए। सही होनी जैसे चाहिए। देखिए आरटी में क्या है, आरटी में ये नहीं है कि ये पिछड़ों को मिलना चाहिए या हमारे एससी भाइयों को मिलना चाहिए या एसटी भाई को मिलना चाहिए। इसमें जात का कोई फैक्टर नहीं। आर्थिक कमजोर व्यक्ति को आरटीई के तहत एडमिशन मिलने चाहिए, वो चाहे ठाकुर साहब हो, चाहे ब्राह्मण साहब हो, वो चाहे ओबीसी हो, चाहे जो भी मतलब हो, हर समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।